नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। हम आज बीपीएससी घटना चक्र से मध्यकालीन भारत के इतिहास को वन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इस बुक में बीपीएससी में 1992 से 2023 के सारे पूछे गए प्रश्न दिया हुआ है। यह सेशन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नीचे व्याख्या है, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कालखंड कहाँ से कहाँ तक था? तो कालखंड इसका था 1206 से 1210 तक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण करवाया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुरान खां के नाम से किससे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। गजनी में उसको किसने खरीदा? तो मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वो लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में करवाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। किसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। ऐबक ने किसकी पदवी धारण किया था? तो मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण किया था। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को ताश्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स यानी कि लाखों का देने वाला के नाम से भी पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र-ए-मुदबियर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ताज उल मासिर की रचना किसने किया था? तो हसन निजामी ने किया था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक ने दिल्ली में किसका निर्माण करवाया था? तो कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और अजमेर में किसका निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो अजमेर में है। और ये क्या है? तो मस्जिद है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था।
कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अत्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हाशी अत्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किसने किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। इसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण लिया और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। बख्तियार खिलजी के हमलों का वर्णन किसने किया है? तो आपका तबकात-ए-नासरी में मिन्हाज उद्दीन सिराज ने किया है। तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाज उद्दीन सिराज है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तबकात-ए-नासरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इब्न बख्तियार खिलजी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के खिलत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राज तत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे।
बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ऑप्शन बी, जिया उद दिन बर्नी ने कहा। राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिया उद दिन बर्नी ने कहा है। बलबन के बारे में जिया उद दिन वर्नी यह कहता है कि राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान मुगल वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अकबर के बारे में लिखा गया है। आर.पी. त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल.एच. श्रीवास्तव ने। एल.एच. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन बी, बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजतत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बलबन के शासनकाल के दौरान। किसने विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां ने किया था।
तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया। जब उसने राजतंत्र प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन कि सुल्तान के लिए कहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है या क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा को अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। किसने खलीफा की उपाधि लिया था? तो मुबारक खिलजी ने लिया था। इस तरीके से उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य पर भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा तो उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबों से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण को बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष अलीचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन तथा वफ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर भरा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। हक एक सर्ब नामक सिंचाई कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे वे अपने पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना होता था।
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज तुगलक के दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल करने के लिए एक पृथक विभाग दीवान बदगान का गठन किया था। दीवान बदगान का गठन किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान बदगान क्या था? तो दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागबानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मजब उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। मतला उस सदाइन व मज उल बहरीन के लेखक कौन है? तो आपका फारसी राजदूत अब्दुल रजाक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन 20 का सही आंसर है सैयद वंश का। तैमूर का आक्रमण 1398 में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने।
17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। लोधी वंश का महानतम शासक कौन था? तो सिकंदर शाह। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने अपना राजधानी किसे बनाया? तो आगरा को बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ। उसने निर्धनों के लिए मुक्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोधी किस उपनाम से कविता लिखने का काम करता था? तो गुलरुखी उपनाम से। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया। इस राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किया। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव, गोवा को छीनना था। वह शिव का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तो कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया और बारंगल, कोडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। विजयनगर राज्य और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भू राजस्व। विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट यानी कि भूमि कर
नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हम्पी से। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य। हम्पी के खंडहर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुबालिक का ही विभाग दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। खराज, उर्स और मुक्तई ये सब क्या थे आपका? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। खराज, उर्स और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। अब तो खुम्स लूट का धन होता था। खुम्स जो है आपका लूट का धन पे लगता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया।
किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में से कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थे, लेकिन यह अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में सी को ही सही माना है। ऑप्शन सी ही इसका सही होगा बीपीएससी के अनुसार। अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सोहरावर्दी संप्रदाय से। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से आरंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकुद्दीन अब्बुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत के लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। इस्लाम शाह इसका सही आंसर होगा, इस्लाम शाह और शेरशाह दोनों। तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एक से अधिक। इस्लाम शाह और शेरशाह दोनों को माना गया है। ई ऑप्शन यहाँ पे जाएगा आंसर इसका। कौन सा प्रश्न का? तो इस प्रश्न का। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों। जवाबी का संबंध किससे था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन ए इसका सही है चांदी और तांबा। सल्तनत काल में टांका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। सल्तनत काल में टांका जो है चांदी का एवं जीतल किससे बना होता है? तांबे का बना होता था। ये सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। शशगनी की भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। भारत में कागज का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी में। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय
कोलकाता में 1105 में पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रावटी ने इस अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनसे उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे कब आक्रमण किया था? तो 1178 में किया था। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ। यह कथन गलत है। बाकी यहाँ पे सारे कथन सही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में हुआ था। हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना की विजय हुई। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुर्द या मुकदम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था।
तबकात-ए-अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नालापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय ने। यह आपका 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक इनका शासन था। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो तुलुप वंश से थे। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालमपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रिहला। इब्न बतूता अफ्रीका के कौन सा प्रांत से था? तो मोरक्को प्रांत के रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों का आलोचना की है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दक्षिण। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनाता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ने न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उन्हें मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान के एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब-ए-इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 12 की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद चाची ने। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद चाची ने की थी। चाची की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण
क्या था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1556 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी के सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव ही शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था से आगे बढ़ता, रुकता और फिर किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन सी का सही आंसर है तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है, जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। अब तो यह सम्मान फारसी भाषा को प्राप्त था। मुगल दरबार की राजभाषा कौन था? तो फारसी था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। उसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह में 1565 से 72 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम ने किया था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में थी। अकबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा की प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबंद करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना आरंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवरा, उसके बाद है चौसा, उसके बाद है कन्नौज, उसके बाद है आपका सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा पहले है, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। 1532 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाकर सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम
के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसको खोया हुआ राज वापस दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुद पर पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 में के दौरान घायल हो जाने के बाद शेरशाह की मृत्यु हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां शूट कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे यह छापामार युद्ध का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अकबर ने। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद पर अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। उसकी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जाजिया कर को समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन सी इसका सही है 1576 ईस्वी में। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार के जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका पीडीएफ आपको परीक्षा संवाद परीक्षा संवाद 94 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अकबर। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशा से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर थे। अकबर का कालखंड था आपका 1556 से 1605। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है नूरजहां ने। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्राड्यूरा यानी कि संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट शैली का प्रयोग किया है। पचिनकारी यानी कि पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दीवारों में अधर कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पचिकारी यानी कि पचिनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में पिट्राड्यूरा नामक नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरों में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई: नसक या मुक्तई अथवा कनकूत, नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा है गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। बीपीएससी ने बी आंसर को माना है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए?
दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर दिया नहीं है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, जिसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 1400 चित्र हैं। इस ग्रंथ फारसी नायक अमीर हज्जा के वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख करता है, अतः विकल्प ए और सी दोनों विकल्प यहाँ पे सही हैं। इसका सही आंसर होगा ए और सी। ए और सी दोनों सही आंसर हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अकबर के। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला था व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा था आपका दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तु को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में आरंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिशिगन और यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अकबर के। दशवंत और बशावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में एक महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मिशिगन, फारूक कलम, माधव जगन्नाथ, महेश। खेमकरण, तारा, शांबल और हरिवंश आदि। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का एक बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में चित्रों का मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को भी बनाने की कला में विशेष प्रगति थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया था, जिसमें जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग
में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानकूट और आईने दहशाला जैसी अन्य भूभाग प्रणाली भी प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन सी इसका सही है, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुल्तान जैनुल आबिदीन को। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीनी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण प्रदान किया। दो अशपा एवं सिंह अशपा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन 20 का सही आंसर है, जहांगीर ने। दो अशपा एवं सिंह अशपा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अशपा जिसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अशपा की बात करते हैं तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन 20 का सही आंसर है, कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों से में रखना मुगल शासकों तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किले सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में आरंभ हुआ। 9 साल के पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। यह संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, A.L. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं हैं। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही आंसर है। सी आंसर सही है, A.L. श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी।
उदारता के विरुद्ध शून्य कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसे कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मंदिरों की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान बसाया गया, जिसका नाम था शैतानपुरी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदक्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों द्वारा एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे श्योर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण शद्र करता था तथा शद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और न ही अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेनापति को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहनूर तथा तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को भी कहाँ ले गया? तो ईरान ले गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 के बीच में था। उसका वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठा की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है राणा रतन सिंह। मलिक मोहम्मद जाची द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शेबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान से तथा पद्मनी की तुलना शैबों से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जाची ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मनी की कहानी बनी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई शाखा नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की देश तुर्किस्तान था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है चौसा में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण किया। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1759 में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ऑप्शन 20 का सही आंसर है दरिया साहब। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन, जिसका कालखंड था 1266 से 1286 के बीच में, ने भारत में ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नव वर्ष है, जिसे फरवरी नव वर्ष है, जिसमें फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस्त प्रथा की शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। नाथपंथियों, सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस
क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उत्तर भारत। नाथपंथी मध्यकाल में धार्मिक व्यक्तियों का समूह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर के प्राप्ति के लिए की मार्ग की वकालत की। फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन 20 का सही आंसर है ईश्वरदास नागर के द्वारा। फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल 1698 ईस्वी तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। फतुहात आलमगीरी सम्राट को या तो इस्लाम के समर्थक या हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 और 4। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या होता है? तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये कथन सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी कथन सही है। 3-4 कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सूरत को। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थयात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि कई तीर्थयात्री समुद्र मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि सूरत अन्य एशियाई प्रदेशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनतकालीन शासन अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है तालीकोटा का युद्ध। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगरी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था।
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में था। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। दीन-ए इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उन्हें समान बनाने का प्रयास किया। दीन-ए-इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास का समाप्त होता है। यहाँ पे बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न थे। बीपीएससी इस बुक में आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।